गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत ही खास एपिसोड है क्योंकि आज इंग्लिश ग्रामर का हम लोग स्पॉटिंग एरर यानी इंग्लिश ग्रामर में जो स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बड़े बड़े एग्जाम हो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीओ, IBPS PO, RRB आपको पता है अभी एग्जाम्स नोटिफिकेशन आ चुकी है, इनकी परीक्षाएँ होने वाली हैं। RRB की ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की परीक्षा होने वाली है और अभी हाल फिलहाल में IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी परीक्षा भी आई होप सितंबर के लास्ट वीक तक आपको आपका कॉल लेटर जो है मिल जाएगा। लेकिन इन एग्ज़ाम्स के पहले इनकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इन एग्ज़ाम्स में जो सबसे खास चीज़ होता है वो होता है स्पॉटिंग एरर। जी हाँ, यानी इंग्लिश ग्रामर में स्पॉटिंग एरर एक ऐसा चैप्टर है जो एक स्टूडेंट के पूरे ग्रामेटिकल नॉलेज को चेक करता है। यानी कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, नरेशन, टेंस या वॉइस चेंज की बात करें, इनका संपूर्ण ज्ञान आपको चाहिए। प्रत्येक टॉपिक में ग्रामर पे आगे क्लास आपको मिलती रहेगी, लेकिन आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे और हर एक क्वेश्चंस के माध्यम से ग्रामर को भी सीखते चलेंगे। तो चलिए समय जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे और कोशिश करें इसका आंसर देने के लिए 5 ऑप्शंस है आपके पास। पहला सवाल मैं आपके लिए पढ़ता हूं। टू एन इंश्योरेंस कंपनी द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन। आपको पता है अगर इंश्योरेंस की हम बात करें, अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस में ही प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन का रूल अप्लाई होता है, आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और यहाँ पे आपको सेंटेंस को A, B, C, D और E यानी कि नो एरर। अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी गलती नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर। तो एक बार कोशिश करें और इसका आंसर देने की कोशिश कि इसका आंसर जो है कहाँ पे होगा। ट्राई करें एक बार आप लोग। देखिए अगर सवाल को ध्यान से पढ़े तो शुरुआत होती है टू एन इंश्योरेंस कंपनी, है ना। टू एन इंश्योरेंस कंपनी द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, जो लॉ है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अगर सवाल को अगर आपने ध्यान से समझा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो आर है जो आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, ये बिल्कुल यहाँ ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली गलत है। क्यों? यहाँ पे सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है? सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट है द लॉ। और द लॉ क्या होता है, सिंगुलर सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर आर नहीं होगा, हमारा आंसर जो होगा वो ईज होगा। यानी कि द लॉ के साथ हम ईज का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि किस पार्ट में गलती है, डी पार्ट में गलत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी इस पहलू को बहुत ध्यान से रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। यानी कि पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इस चीज को याद रखें, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी पूरे सेंटेंस में आपका ग्रामर पैरेलल होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब के साथ और वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए। चलिए सवाल आपको समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। My uncle said that he would reach to the bus stand with all his belongings. Belongings का मतलब होता है जो भी उनका साजो सामान है, लगेज है, बैगेज है, within an hour। ठीक है। अब देखें इस सवाल में गलती है कहाँ, तो देखें ध्यान से। My uncle said that। अब देखिए यहाँ पे said, जब भी इस तरह का फ्रेज आप देखते हैं ना said that, तो आपको याद रखना होगा कि सेंटेंस जो है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है। सेंटेंस हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ये क्या था, माई अंकल सेज दैट या सेड दैट था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ पे दैट लगा हुआ है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। माई अंकल सेड दैट ही यानी कौन है, माई अंकल। यहाँ देखिए वुड का इस्तेमाल किया क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में ये क्या था, विल था। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, विल हो जाएगा वुड। लेकिन यहाँ देखें यहाँ एक वर्ब का इस्तेमाल किया गया रिच, क्योंकि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो जैसे कि आप जानते हैं शैल है या विल है या कैन है या कुड है, कैन के पास्ट टेंस ही कुड है। तो आप ध्यान रखें इन बातों को कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब
पास्ट टेंस में हो गए, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म में होंगे, तो इसके बाद जो आने वाले जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। जैसे कि वुड के बाद रीच जो है फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन रीच और ये क्या है, रीच का ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा, द बस स्टैंड, इनके बीच ये जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, रीच एक ऐसा वर्ब है जहाँ वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच किसी तरह का प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हमारा कौन होगा, बी। बी पार्ट में हमारा गलती है, रीच के बाद टू का इस्तेमाल वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डिक्टेटर यानी कि तानाशाह सेंटेंस्ड द सोशल एक्टिविस्ट, यानी डिक्टेटर ने सोशल एक्टिविस्ट को सजा दी। सेंटेंस यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। बहुत सारी चीजें हम लोग देखते चलेंगे। क्या दिया है, टू 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट जस्ट बिकॉज शी वाउच्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन अ ब्लॉग, क्योंकि उसे 10 साल की बहुत ही कठिन कैद की सजा दी। क्यों, क्योंकि उसने यानी शी ने क्या किया था, वाउच्ड किया था, क्या के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट इन अ ब्लॉग, अपने ब्लॉग जहां पे लोग किसी चीज के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, वहां पे शी ने वाउच किया था, मतलब महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वाउच्ड जो है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। जी हाँ, इसका स्पेलिंग ऐसा नहीं होगा, इसका स्पेलिंग होगा VOUCHED और इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर, जो कि ऑलरेडी आपको सेंटेंस में दिया हुआ है। इसका मतलब सी पार्ट में गलती है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। और ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी आए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, मेरे बनाए क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूथनेशिया, आपने सुना होगा यूथनेशिया क्या होता है। यूथनेशिया डॉक्टर्स के द्वारा अपने पेशेंट्स को मतलब उनके अपनी इच्छा के अनुसार उनको मौत दी जाती है, ताकि उनको जो पीड़ा है, जो मैंने वो जिस ऐसी बीमारी है जिससे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और मर जाएंगे, इसलिए उनके कहने पर ही, उनकी रजामंदी में उन्हें मौत दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। यूथनेशिया इज बेसिकली किलिंग ऑफ पेशेंट्स बाय डॉक्टर्स at the instance of the patient in order to free him or her from exhilarating pain or from terminal illness। टर्मिनल इलनेस का क्या मतलब होता है, देखिए टर्मिनल इलनेस दिया हुआ ऐसी बीमारी जिससे मौत जो है पक्की है, जिससे क्या है, मौत जो है बिल्कुल पक्की है। तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक क्या है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, हमारा मिस्टेक क्या, देखिए एक्सिलरेटिंग, इसका क्या मतलब होता है, एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है वेरी जॉयफुल, है ना, एंथुजियास्टिक, अब बताइए, अगर कोई, हम यहाँ मरीज की बात कर रहे हैं, और वो क्या है, पेन में है, और वो माने ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिससे उसकी मौत हो जाएगी, तो क्या पेन कभी भी खुशनुमा हो सकता है, आनंद देने वाला हो सकता है, जॉयफुल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ड आपको इस्तेमाल किया गया है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ये यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सक्रूशिएटिंग। आपने हैरी पॉटर के फिल्म में देखा होगा, हाँ, एक्सक्रूशिएट एक स्पेल होता है, एक मैजिक होता है जो किसी को दंड देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा असहनीय पेन, अनबीरेबल पेन। तो यहाँ पे सेंटेंस के सेंस के हिसाब से वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ऑपोजिट है, जबकि हमको वर्ड क्या करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। The waiter of the new restaurant asked me if he should bring me the special dish prepared by their chef। अब देखें यहाँ पे, the waiter of the new restaurant asked me if he should bring me the special dish prepared by their chef। अब इस सवाल को देखें, सवाल क्या है, सवाल हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में है। सवाल हमारा क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में है। एक बार आप लोग ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 5 और देखें, बताएं कि क्या यहां कोई मिस्टेक है कि नहीं है। देखें ध्यान से, द वेटर ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट आस्क्ड मी, यहां पे देखिए आस्क्ड,
और आस्क्ड जब भी होगा इसका मतलब सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में है, ठीक है। इफ ही शुड ब्रिंग मी द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। देखिए यहाँ पे दो सवाल उठ सकता है कि यहाँ पे शुड का इस्तेमाल है, वुड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है कि नहीं। देखिए वुड का इस्तेमाल जो है सेंटेंस अगर आपका डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को लिखा गया था, अगर वो इंट्रोगेटिव नहीं है यानी इंट्रोगेटिव नहीं है तो वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शुड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव कैसे है, जैसे इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दिया हुआ है इफ ही शुड ब्रिंग मी द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, शैल आई ब्रिंग द स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड बाय आवर शेफ, क्वेश्चन मार्क, कोट कंप्लीट, यहाँ पे कॉमा, यहाँ कोट कंप्लीट, पीछे है द वेटर ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट आस्क्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सेंटेंस हमारा, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क्ड पास्ट टेंस में है, तो शैल हमारा क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, आई पहले आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया है इफ ही, आई हो जाएगा ही, शुड हो जाएगा, शुड क्या है, शुड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे चूंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, शुड का इस्तेमाल किया, अदरवाइज हम वुड का इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो एरर है, याद रखिएगा यहाँ पे किसी तरह का कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये एरर फ्री है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। The cancer patient is comparatively better today and the doctor hopes that he will go into remission soon. अब देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने बेटर का इस्तेमाल किया है ना, यहाँ हमने बेटर का इस्तेमाल किया है। अब बेटर क्या है, आप सभी को पता है, बेटर जो है, बेटर एक कॉम्पेरेटिव फॉर्म है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, किसका, गुड का, गुड से बनता है बेटर, बेटर से बनता है बेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, है कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो ये बेटर जो है ऑलरेडी कॉम्पेरेटिव फॉर्म में है। जब ये वर्ड ऑलरेडी कॉम्पेरेटिव फॉर्म में है तो हमें कंपैरेटिवली यानी कि डबल कॉम्पेरेटिव यूज करने की क्या जरूरत है, यानी कि यहाँ पे जो कॉम्पेरेटिव यूज किया गया है ये सुपरफ्लुअस है, यानी कि नॉट नीडेड, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज द वर्ड बेटर इटसेल्फ इज एनफ टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट द कैंसर पेशेंट इज बेटर टुडे एंड द डॉक्टर होप्स दैट ही विल गो इनटू रेमिशन सून। ये काफी है, इसलिए हमको इसका इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है, यानी कि नॉट नीडेड है, नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा आंसर है ए नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। At the age of 20, he became Bollywood's one of the most sought actors. पूरा 20 साल की उम्र में वो बॉलीवुड का सबसे डिमांडिंग एक्टर बन गया, यानी कि जिसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो इस सवाल का जवाब दें आप लोग, क्या होगा इस सवाल का जवाब। देखिए इस सवाल का जवाब अगर देना हो तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज और खास करके प्रीपोजिशन का नॉलेज चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से ये वर्ड देखें सॉट, इस वर्ड को देखिए, सॉट क्या होता है, ये होता है सीक का पास्ट टेंस। किसका होता है, सीक का पास्ट टेंस, ये सीक का जो है पास्ट टेंस है, ठीक है। सीक का मतलब होता है टू डिमांड समथिंग, लेकिन यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर सेंटेंस में वन ऑफ का इस्तेमाल हो तो इसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सॉट का इस्तेमाल गलत है। सॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिमांड करना, लेकिन जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका सॉट आफ्टर। अब क्यों होगा, सेंटेंस के मीनिंग को ध्यान से देखिए, सॉट आफ्टर का मतलब होता है ऑफ वेरी हाई डिमांड, ठीक है। सॉट आफ्टर का सॉट का मतलब होता है टू सीक समथिंग, मतलब सेंटेंस का मीनिंग क्या है,
20 साल की उम्र में वो बॉलीवुड का सबसे डिमांडिंग एक्टर बन गया, यानी बहुत हाई डिमांड में रहने लगा। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल वर्ब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉर्ट आफ्टर का मतलब होगा यानी ऑफ वेरी हाई डिमांड, जिसका बहुत ज़्यादा मांग है, जिसके बिना फिल्म बन ही नहीं सकती, हर फिल्म में उसको चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर है, यानी कि डी नंबर में गलती था, शॉर्ट आफ्टर होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। देखते हैं कमेंट करते रहिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको। थ्रू सोशल मीडिया information can be transmitted in a fraction of a second, often giving rise to fake and fabricated news। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करें। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, आप एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ है थ्रू सोशल मीडिया, इतना पढ़े पहले, थ्रू सोशल मीडिया। अब आगे बढ़ें, इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन कैन बी, ओके। बी के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। ट्रांसमिटेड कैसे, ये पूरा फ्रेज है, इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ये जो होता है पूरा एक फ्रेज में ही इस्तेमाल होता है, ग्रुप में इस्तेमाल होता है। क्या होता है इसे, ऑफन गिविंग राइज टू, बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, फेक एंड फैब्रिकेटेड न्यूज। न्यूज कैसा है, यानी कि ये फेक भी है और फैब्रिकेटेड भी है, यानी कि दोनों है, फेक भी है और क्या है, फैब्रिकेटेड भी है। अगर सेंटेंस को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ कहीं भी किसी भी तरह का एरर, ग्रामेटिकल एरर या पीजीएस हमें मिला नहीं, चाहे वर्ब हो या नाउन हो या प्रोनाउन हो, किसी भी चीज़ को लेके चले, यहाँ किसी तरह कोई मिस्टेक हमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारा, नो एरर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल है प्रॉपर्टीज ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर्स, जो लोग डिफॉल्ट हुए हैं, पेमेंट नहीं कर पाए हैं, were confiscated by the government last month after the देखिए यहाँ पे लास्ट मंथ का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान दें, लास्ट मंथ यानी कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्फिस्केटेड, वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि ये स्पेलिंग गलत है। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, सीज कर लेना, तो जो कन्फिस्केटेड है ये बिल्कुल गलत है। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, इसका सही स्पेलिंग होगा CONFISCATED, यानी कन्फिस्केटेड। ये आपका सही जवाब होगा, यानी आपका जो गलत आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे जो कन्फिस्केटेड है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल मे बी डिस्प्लेस्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ सिटीज में ड्राउन बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड रेजिंग सी लेवल। बोला कि लाखों करोड़ों लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, यानी जगह छोड़ के जाना पड़ सकता है, एंड थाउजेंड्स ऑफ सिटीज, हजारों शहर में ड्राउन, हजारों शहर डूब सकते हैं, क्योंकि अब किस कारण से, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है। और पता है ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का पहाड़ होता है, और अगर ये पिघलता है तो इसके पिघलने से इसका पानी कहाँ मिलेगा, समुद्र में जाकर मिलेगा। तो समुद्र का लेवल क्या होगा, समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा, समुद्र का लेवल अपने आप ऊपर उठेगा, और उससे क्या आएगा, सुनामी आएगी, और शहर के शहर जो है डूब जाएंगे। तो आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है आंसर जो होगा वो क्या होगा। कोशिश करें, एक बार इसे करें, ट्राई करें। देखिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक है RAISING रेजिंग, और एक है RISING राइजिंग। दोनों में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। जी हाँ, दोनों में आखिर डिफरेंस है क्या। रेजिंग इसका क्या मतलब होता है, जब कोई इंटेंशनली लिफ्ट्स एन ऑब्जेक्ट, जब कोई जानबूझ के कोई सामान ऊपर उठाता है, जहां पे ह्यूमन एफर्ट लगता है, हम जानबूझ के किसी सामान को नीचे से ऊपर लिफ्ट करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं रेजिंग। लेकिन जहां पे ह्यूमन एफर्ट इंक्लूड नहीं है, जहां पे मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है और चीजें अपने आप स्वतः साइमल्टेनियसली ऊपर उठ जाती है, तब वहां पे राइजिंग का इस्तेमाल होता है। अब देखिए ग्लेशियर अगर पिघलती है तो उसका पानी समुद्र में मिलने से समुद्र का पानी तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा ना, उसका स्तर ऊपर उठ जाएगा, वहां कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो रेजिंग का जो इस्तेमाल किया गया है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे रेजिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा राइजिंग। ठीक है, यानी डी नंबर में हमारा गलत है। चीज़ों को बहुत, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना माइन्यूट एरर है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान भर डेविएट किया तो ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। She was be asked to, देखिए यहाँ पे इसे करना क्या है, she was be asked to write a report about the meeting that she attended yesterday। सबसे पहली बात तो यहाँ पे yesterday है, yesterday होगा तो जो verb होगा वो सेकेंड फॉर्म में होगा, बिल्कुल है, करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे टेंशन वाली बात ये है क्या है, वो ये है कि यहाँ पे देखिए she was asked, बी का क्या काम है यहाँ पे, बी का कोई काम नहीं है, कैसे कोई काम होगा बताइए, कैसे काम होगा। शी वॉज आस्क्ड माने उसको पूछा गया था, इसको बोला गया था टू राइट अ रिपोर्ट, कि आप एक रिपोर्ट लिखे। यानी यहाँ जो सेंटेंस है वो किस वॉइस में है, वो आपका पैसिव वॉइस में है। किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, बीच में बी नहीं लगेगा, बीच में बी नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में यहाँ पे बी का इस्तेमाल नहीं होता है, यही मिस्टेक था, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा, ए नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन इन मेट्रोज अक्रॉस द कंट्री टू ईजी द प्रेशर ऑन एम्बेसीज। देखिए बहुत चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, अगर आपने थोड़ा भी डेविएट हुए तो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पेन थोड़ी पतली कर लेते हैं, चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ देखिए टू इजी, देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो रही है। प्रॉब्लम क्या है, एक होता है इजी, ओके, और एक होता है ईज, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप इजी का इस्तेमाल करते हैं, अगर अब इजी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो जैसे कहते हैं ना, इट इज एन इजी टास्क, तो भैया कैसा टास्क है, इजी टास्क है, टास्क हमारा नाउन है, तो नाउन कैसा है, इजी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और यहां सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पे टू का इस्तेमाल है, और टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। यानी हमने अगर टू का इस्तेमाल किया है तो टू के बाद हमें इंफिनिटिव वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ इजी क्या है, एडजेक्टिव है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा, इज। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इज, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया गलती क्या थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सिंस द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हैज बीन पुअरली डिजाइन, देयर आर नॉट मेनी इंस्टीट्यूट दैट ऑफर दिस फैसिलिटी। देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान देने वाली होती है, अगर आप इसको देखें ध्यान से तो आई होप आप में से बहुत लोग होंगे ऐसे जिनको अभी तक आंसर पता चल गया होगा, लेकिन अभी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए चीज़ें जब बहुत आसान हो जाती है ना, तो उसका जब आसान से सवाल दे दिए जाते हैं तो वो ये चेक करता है कि भाई इसको प्रॉपरली इसका बेसिक नॉलेज क्लियर है कि नहीं है। यहाँ भी आप अगर ध्यान से देखें तो क्या दिखता है, आप देखिए यहाँ मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। अब आप बताइए ये एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल है, क्या है, जो है हमारा प्लूरल। तो बताइए अगर मैनी अगर प्लूरल है, ये प्लूरल सेंस में यूज होता है, तो हम जो इसके बाद जो नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा सिंगुलर कैसे होगा, वो हमारा सिंगुलर कैसे होगा। इसलिए इंस्टीट्यूट यहाँ गलत है, यहाँ इंस्टीट्यूट के बाद आपको एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैनी, सेवरल, वेरियस, तो इसके बाद जो हमारा नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल सेंस में होता है, इसलिए गलती यहाँ पे है, तो हमारा सही आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द रिपोर्ट, वेराइटी मिस्टेक्स दैट हैड बीन मेड बाय द रिसर्च डिपार्टमेंट वेर फाउंड। अब देखिए यहाँ पे पहले तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द रिपोर्ट, ये कुछ नहीं है, सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है। रिपोर्ट को बहुत ही सावधानी से देखने के बाद, स्क्रूटनी करने के बाद, वैरायटी बने क्या होता है, वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, इसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ। पर यहां पे हमने क्या दिया है, देखिए मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स है नाउन, और ये मिस्टेक्स की खासियत को बता रहा है, यानी इसे क्या होना पड़ेगा, इसे होना पड़ेगा एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को होना पड़ेगा एडजेक्टिव। यहाँ पे वैरायटी गलत है, और जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा वेरियस। क्या होगा, वेरियस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है। वेरियस मिस्टेक्स दैट हैड बीन मेड, देखिए हैड का इस्तेमाल हुआ है,
हैड बीन मेड पैसिव वॉइस, क्योंकि देखिए बाई का इस्तेमाल है, ये पैसिव वॉइस है, ये वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में होगा, द रिसर्च डिपार्टमेंट। और बहुत सारे मिस्टेक्स थे, इसलिए क्या का इस्तेमाल किया गया है, वेयर का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पूरा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा मिस्टेक जो है बी पार्ट में था, वैरायटी ऑफ मिस्टेक्स ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हिज इंडस्ट्रियस नेचर। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियस? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। इसका एक और वर्ड है डिलीजेंट। क्या वर्ड है? डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। सो हिज इंडस्ट्रियस नेचर एंड काम टेम्परामेंट हैव एंडियर्ड हिम टू वंस कलीग्स एंड सुपीरियर। देखिए किसका इंडस्ट्रियस नेचर एंड काम टेम्परामेंट? तो इसका, हिज का। ये दोनों खूबी जो बताई जा रही है एंड से ज्वाइन किया गया है, किसके लिए है? हिज के लिए है। इस मेहनती नेचर और काम टेम्परामेंट, शांत स्वभाव के चलते हैव एंडियर्ड हिम, उसको बनाया है, क्या बनाया? बहुत बेहतर, टू वंस कलीग्स एंड। देखिए ONE', ध्यान से समझिएगा बच्चों। वंस ये पॉजेसिव केस है। कौन सा केस है? ये है पॉजेसिव केस। किसका? वन का। कोई भी सेंटेंस अगर वन से शुरू होता है, वन मीन एनीबडी, समबडी, समवन, तो उसका जो पॉजेसिव केस होगा वो कौन होगा? वन से होगा। लेकिन ये सेंटेंस तो वन से शुरू हुआ नहीं है, शुरू किससे हुआ है? हिज से। अगर इसका शुरुआत अगर हिज से हुआ है तो यहाँ पे वंस क्या कर रहा है? यहाँ पे वंस क्या कर रहा है? यहाँ पे वंस बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा? अगर हिज है तो यहाँ भी पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज का ही इस्तेमाल होगा। इसलिए हमारा जो गलती है वो कहाँ है? वो डी पार्ट में। तो आपने देखा कि आज हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन 15 सवाल लिए। ये आपका जो स्पॉटिंग एरर का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में प्रीवियस ईयर से लिए गए 15 सवालों को मैंने लिया है, जो बहुत ही शानदार है। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन कवर करेंगे, और सेकेंड पार्ट में मैं अगले 15 क्वेश्चंस को लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये सीरीज लंबी चलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।